The question is, assess the effectiveness of automated facial recognition system AFRS in crime investigation and its impact on civil liberties. Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Basically, you have to discuss all these things. First, you have to assess the effectiveness of the AFRS in crime investigation, and then you have to also write about the impact that it might have on civil liberties. Now, this AFRS is a technology that the developed countries has been using since last 10 to 20 years. This technology is now gaining interest and news in our country also because of the rate of increased crimes. And NCRB has recently quoted this, that AFRS can improve the criminal justice system in our India. Now, this question is basically based on science and technology because AFRS is a technology that is being used in criminal investigation. So, इस तरह के क्वेश्चंस आपको साइंस एंड टेक में देखने को मिल सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जो कि न्यूज में रहा है, तो यू मस्ट नो समथिंग अबाउट दैट क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखा है, तो आपने AFRS के बारे में सुना होगा. अब दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, देखिए, बिकॉज दिस इज अ मेंस सेक्शन एंड दिस इज अ मेंस एग्जाम, यहां पर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप पॉइंट्स फ्रेम कर पाते हैं. तो यहां पर साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जनरली जो आते हैं एग्जाम में वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए बिकॉज यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में ही यू हैव रेड कि इट इज यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी, वो कैसे काम करता है, लेकिन व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेंस बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी, यू नीड टू हैव सम इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट टेक्नोलॉजी बिकॉज वहां पर आपको पॉइंट्स लिखने हैं, बिकॉज यू हैव टू राइट अराउंड 10 पॉइंट्स. 10 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको 10 पॉइंट्स पूरे बॉडी में लिखने पड़ेंगे, तो आपको इतने इंफॉर्मेशन होना चाहिए. तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इवन फॉर दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर, आपको क्या करना है कि जो भी टेक्नोलॉजीज न्यूज में रहते हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, कोई भी, जैसे आप न्यूज पढ़ते हैं, अगर आप हिंदू पढ़ते हैं, तो अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो उस पे एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर 5 to 6 पॉइंट्स आप रेडी रखिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो एटलीस्ट यू हैव 5 to 6 पॉइंट्स, रेस्ट यू कैन फ्रेम इन द एग्जाम. बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है जिसको आप जरूर ध्यान में रखिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. इफ यू आस्क फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द syllabus this question is asked, so you will see the general studies 3 syllabus. You will find a topic science and technology developments and their application and effects in everyday life. Now this is a open ended topic. आपको पता है साइंस एंड टेक में बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं. ऑब्वियसली उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी जैसे नैनो टेक्नोलॉजी या इस तरह के जो बहुत फ्रीक्वेंटली ये टेक्नोलॉजीज हैं उस पर बेस्ड तो वो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इस तरह के जैसे AFRS हुआ, इस पर भी बेस्ड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो दिस इज, इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है. साइंस एंड टेक के टॉपिक्स के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तभी आप जाके वहां पर पॉइंट्स लिख पाएंगे. एंड इफ यू आस्क द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, वी विल कैटेगराइज दिस एन L3 लेवल क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि जब किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको उसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इसमें आप जेनरिक पॉइंट्स नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर इफ यू आर गोइंग टू राइट जेनरिक पॉइंट्स तो एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि यू डोंट नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. हम लोग डिस्कस करेंगे. वी विल गिव यू एन आउटलाइन अबाउट द मॉडल आंसर, बट एग्जैक्ट आंसर तो आपको खुद से लिखना है एंड यू कैन सबमिट दैट आंसर इन आवर पोर्टल. सो फर्स्ट थिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 25 to 35 वर्ड्स में वी इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द एग्जामिनर कि आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, यू नो अबाउट AFRS, एंड उसके बाद में जो उसके बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका इंपैक्ट या फिर उसका इफेक्टिवनेस, उसको हम लोग आगे डील करेंगे. तो ये आपको बताना है इन कंटिन्यूटी. तो जैसे आप AFRS की बात करें तो ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी. यू कैन इंट्रोड्यूस कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी है. इज अ टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ मैचिंग अ ह्यूमन फेस विथ फ्रॉम अ डिजिटल इमेज और अ वीडियो फ्रेम अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ फेसेस. तो यहां पर क्या है, आपने एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में
आपने बता दिया एग्जामिनर को कि AFRS क्या है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर पैटर्न फाइंडिंग एंड मैचिंग इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। एक लाइन आप जोड़ सकते हैं कि इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि व्हाट इज AFRS। इसके बाद आप रीसेंट कुछ अगर इंडिया से रिलेटेड अगर कुछ जैसे अगर न्यूज में रहा है, तो जैसे आप NCRB को कोट कर सकते हैं। सबसे जब भी आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्राइम से रिलेटेड या कुछ भी चीज आता है इस एम्बिट में, तो यू कैन यूज दी डेटा ऑफ NCRB। और आप अगर NCRB को कोट करते हैं तो ये ऐड करता है एक ऑथेंटिसिटी टू योर आंसर्स। तो इस तरह के हैबिट्स आप डेवलप करिए कि व्हेनेवर यू सी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या इस तरह के कोई भी टॉपिक्स जो बात होती है, तो आप NCRB को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट आंसर्स लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में भी याद आएगा। नाउ NCRB बिलीव्स दैट इट हैज द पोटेंशियल टू ग्रेटली असिस्ट इन क्राइम प्रिवेंशन। जो मतलब NCRB का ये मानना है कि AFRS जो है इट हैज द पोटेंशियल टू ग्रेटली असिस्ट इन क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये जो है काफी उनके हिसाब से हमारे यहाँ जो है बहुत जरूरत है इसका। और ये क्या करता है बेसिकली, सिस्टम जो है ये AFRS किस पे काम करता है, ये इंटीग्रेट करता है आपका जो वेरियस एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस है। जैसे कि आपका जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा डेटाबेस है दैट इज CCTNS, जो कि आपका जो है एक तरह से पूरी तरह से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। इसके बाद इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, और जो बाकी स्टेट पुलिस के पास भी जो डेटाबेस है सबको इंटीग्रेट करना है। जब तक डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं होगा AFRS को हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी मच डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं, वीडियो फ्रेम्स हैं, उसको ही आपको मैच करना है अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप खोज रहे हैं तो। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द बॉडी। सबसे पहले हम लोग बॉडी, तो बॉडी में द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। अब देखिए इफेक्टिवनेस की बात करनी है, तो इफेक्टिवनेस आप किसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे? ऑब्वियसली फॉरेन में इसको बहुत अच्छे से यूज किया, US खास करके वहां पर काफी यूज होता है ये। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो AFRS यूज किया गया है, क्या कहीं पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर किया गया है, उसके इफेक्टिवनेस को देखा गया है, तो उसको अगर आप यहां पर कोट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए अब क्या है इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। व्हाइल AFRS हैज द पोटेंशियल टू बी अ यूजफुल टूल फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इट्स इफेक्टिवनेस कैन वेरी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। यहां पर हम लोग जो उसके इफेक्टिवनेस को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि किन फैक्टर्स पे उसके इफेक्टिवनेस डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट है देखिए एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम्स आर क्रूशियल फॉर सिस्टम इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने जैसे बोला ना कि कोई भी टॉपिक आप लिखिए, उसके बाद अगर कोई भी स्टेट ने ऐसा इंप्लीमेंटेशन किया है तो उसके बारे में आप लिखिए। जैसे स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज इंटीग्रेटेड AFRS विद इट्स एग्जिस्टिंग पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहांस क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो यहां पर तेलंगाना ने कुछ किया है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि दिस इज एक, क्योंकि एक स्टेट के द्वारा यूज किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ इफेक्टिव होगा। डेटाबेस क्वालिटी और साइज, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके इफेक्टिवनेस को जो डिफाइन करता है, दैट इज डेटाबेस क्वालिटी। अगर आपके पास अप टू डेट डेटाबेस नहीं है जिससे आप किसी भी फेस को मैच करते हैं, तो यहां पर जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है और बहुत हो सकता है मे लीड टू फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट डिफाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ AFRS। इसके बाद देखेंगे तो कंपैटिबिलिटी और इंटीग्रेशन। देखिए यहां पर क्या है कि क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस को एक्सेस करना रहता है, और आप बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होता है कि इंटीग्रेशन होना इन डेटाबेसेस का आपस में ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ओवर द टाइम ही डेवलप करेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दिन में ये डेवलप कर जाएगा, लेकिन ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें अगर आप गलती होता है तो काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी कारण कंपैटिबिलिटी और इंटीग्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन द इफेक्टिवनेस ऑफ AFRS। जैसे कि एग्जांपल यहां पर कि इन 2020 दिल्ली पुलिस यूज्ड AFRS टू आइडेंटिफाई अ सस्पेक्ट इन्वॉल्वड इन अ सीरीज ऑफ बर्गलरीज। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने इसको यूज कर रखा है और उसको जो है उनके हिसाब से जो है वो सक्सेसफुल रहा है। के बाद आप देखेंगे तो ह्यूमन फैक्टर्स एंड एक्सपर्टीज, डिस्पाइट कि ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, AI की तरह काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा आपको ह्यूमन फैक्टर और एक्सपर्टीज भी चाहिए इसको हैंडल करने के लिए। तो ये भी एक इफेक्टिवनेस को, यानी आप बोल सकते हैं एक तरह से जो ट्रेनिंग होता है, जो एक्सपर्ट्स का ट्रेनिंग होता है, वो भी बहुत क्रूशियल है फॉर इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ AFRS। इसके बाद देखिए ये तो कंसर्न है ही, आधार के समय भी हुआ था कि लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन कि इसको यूज किया जा सकता है किसी पर्सन को, ऑब्वियसली जो है मिसयूज का तो हमेशा ही चीज रहता है, और इसको हम लोग को सेफगार्ड करना है थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन, थ्रू प्रॉपर रूल्स। तो ये सब जब अच्छे से काम करेगा, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग अच्छे से काम करेंगे, तभी आपका AFRS जो है वो इफेक्टिव होगा। तो हमने यहाँ सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिया। नाउ द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपको बताना है इसके इंपैक्ट ऑन सिविल लिबर्टीज। आपको पता है जब भी इस तरह का जो बायोमेट्रिक या फेशियल रिकॉग्निशन की बात आती है, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी या जो सिविल लिबर्टीज हमारे कंट्री में जो सिटीजंस को दिया जाता है, उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है। तो आपको बताना है कि क्या AFRS से क्या इंपैक्ट होने वाला है सिविल लिबर्टीज पे। तो कुछ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, डेफिनेटली आपको अगर
टाइम सेव करना है, बिकॉज दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन एंड द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन डेडिकेट इज 7 मिनट्स। तो जैसे अगर आपने यहाँ पर डिस्कस कर दिया इफेक्टिवनेस, आपने जल्दी से लिख दिया, तो अब आपके पास मान के चलिए कि 3-3.5 मिनट बचा हुआ है, तो आप पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स को यू कैन यूज दी हब एंड स्पोक मॉडल, जो कि हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में भी, उसमें भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल बनाया, पॉजिटिव इंपैक्ट्स लिखा, और आप ये बता सकते हैं कि इससे क्या होगा अगर AFRS इंप्लीमेंट होता है, तो क्या होगा। सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो आपके सारे जो सिस्टम्स है वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, और अगर कोई भी जैसे मिसिंग पर्सन हुआ, आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट, इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, आपके पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव होगा, और जब पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव होता है तभी आप बोल सकते हैं एक तरह से ना कि तभी आप अपने राइट्स को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम स्टैब्लिश होगा, तभी जाके आप पूरी तरह से ग्रो कर पाएंगे। तो दिस विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर सिविल लिबर्टी। इसके बाद देखें तो फास्टर एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। आपको पता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशंस काफी डिले होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक पुअर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस, आपको पता है। तो यहां पर डेफिनेटली ये मदद करेगा जो इस टाइम को घटाने में और आपको जस्टिस पहुंचाने में। इसके बाद इंप्रूव्ड क्राइम प्रिवेंशन। नाउ ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, अगर आइडेंटिफाई करने लगे सस्पेक्ट्स को, तो इस केस में ये एक डेटरेंस की भी तरह काम करेगा ना, कि लोग डरेंगे बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। जो इस तरह के क्राइम्स होते हैं जैसे कि स्टीलिंग या फिर बर्गलरी या फिर जो आप स्टैबिंग्स का जो होता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज को अगर आप देखते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा अगर इनमें जो है आप जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं लॉ सिस्टम अगर आइडेंटिफाई करने लगे, तो इसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली एक तरह से डेटरेंस की तरह काम करेगा। इसके बाद कॉम्बैटिंग आइडेंटिटी फ्रॉड, डेफिनेटली, बिकॉज आपको पता है जो टेक्नोलॉजीज इंप्रूव कर रही हैं, आपके बैंकिंग सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम्स जो है आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स इंप्रूव कर रहे हैं, जहां पर अब जो है आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। पर एट द सेम टाइम जब टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसके मिसयूज का भी काफी चांसेस बढ़ जाता है, जैसे आपका आइडेंटिटी फ्रॉड। इस तरह की चीजों को भी जो है आपका अगर AFRS इंप्लीमेंट होता है तो इससे काफी मदद मिलेगा इसको भी कॉम्बैट करने में। अगर हम लोग नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो क्या है, प्राइवेसी कंसर्न्स है ऑब्वियसली। जो आधार के साथ जो था कि ये AFRS इन्वॉल्व्स कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोमेट्रिक डाटा, स्पेसिफिकली फेशियल इमेजेस, और विदाउट इंडिविजुअल एक्सप्लिसिट कंसर्न, इसमें कंसेंट नहीं लिया जाता है। तो ये जो है बहुत सारा कंसर्न रेज करता है अबाउट इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद ये मास सर्वेलेंस की तरह भी यूज किया जा सकता है। अगर इसको प्रॉपरली लॉ के थ्रू मॉनिटर नहीं किया जा सकता है, तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सर्टेन इंडिविजुअल्स या सर्टेन कम्युनिटी को यूज करके के अगेंस्ट जो है इसका यूज हो सकता है और मिसयूज हो सकता है, आप बेसिकली बोल सकते हैं। और बाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन भी देखा गया है। ऑब्वियसली दीज आर दी नेगेटिव इंपैक्ट्स। कुछ आप और भी इसके अलावा जोड़ सकते हैं, जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, और जो अथॉरिटीज इनको यूज कर रही है उनको आप अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए वी नीड प्रॉपर लेजिस्लेशन, तभी जो है ये पूरा जो सिस्टम होगा ये अकाउंटेबल बनेगा। तो यहां पर हमने देख लिया नेगेटिव इंपैक्ट्स को भी। अब आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है, बिकॉज दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन। आपको बहुत ज्यादा इसमें वर्ड्स भी यूज नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि यू कैन यूज एन हब एंड स्पोक मॉडल टू राइट अबाउट पॉजिटिव इंपैक्ट्स। जैसे आपने पॉजिटिव इंपैक्ट्स के बारे में लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन सिर्फ लिखिए। तो जैसे इनहैंसिंग पब्लिक सेफ्टी है तो इसके बारे में आप एक लाइन लिखिए। फास्टर एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है तो इसके बारे में भी आप एक लाइन लिखिए। बहुत ज्यादा आपको डिफाइन नहीं करना इन पॉइंट्स को, बिकॉज आपको पता है कि आपके पास 150 वर्ड्स ही हैं, इसको बहुत अच्छे से यूज करना है एंड यू हैव आल्सो लिमिटेड टाइम। इसके बाद कंक्लूजन नहीं छोड़ना है, डिस्पाइट कि आपका बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, आप एटलीस्ट 2-3 सेंटेंसेस भी लिखें कंक्लूजन में। अगर उतना ही आ रहा है तो आप उतना ही लिखिए, क्योंकि ये कंक्लूजन आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करके देगा। अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो एक इनकम्प्लीट टाइप का आंसर लगता है, जो कि एग्जामिनर्स को हो सकता है कि इरिटेट कर दे। तो सेंस ऑफ कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है। आपको बताना है कि द असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ AFRS इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन शुड कंसिडर इट्स इंपैक्ट ऑन सिविल लिबर्टीज। व्हाई AFRS कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल टूल्स फॉर लॉ एनफोर्समेंट, इट मस्ट बी डिप्लॉयड रेस्पॉन्सिबली। आप यहां तक ही लिख दीजिए। तो ये एक अच्छा कंक्लूजन हो गया। यहां पर पता चल गया कि AFRS इज रिक्वायर्ड, इज द नीड ऑफ द बोल सकते हैं टाइम, बट इट शुड कम विद प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और बहुत रेस्पॉन्सिबली इसको यूज करना है, ठीक है, कि इसके मिसयूजेस नहीं हो। तो यहां पर आपने लिख दिया, कंक्लूड कर दिया, आपका एक अच्छा आंसर फ्रेम हो गया। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि हमने आराम से डिस्कस किया है, बट यू हैव टू राइट दिस आंसर विद इन 7 मिनट्स। 7 मिनट्स में ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स आपको हो सकता है कि आप कुछ मिस कर जाएं, एग्जैक्टली ऐसा पॉइंट्स आप नहीं लिख पाए, लेकिन अगर आप इसका इवन इफ यू रिप्रोड्यूस 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इन द एग्जाम, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। तो आंसर राइटिंग का जो है ना, जो ये जो प्रोसेस है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में ऐसा सिचुएशन होता है वहां पर कोई अपना 100% नहीं दे पाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो अगर आप अपने बेस्ट का इफ यू आर गिविंग 70% भी और 80% भी, दैट इज मोर देन एनफ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन इंप्रूव करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।